हेलो बच्चों। सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि सब बच्चे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे अपने अपने परिवार के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी क्लास 12th के स्टूडेंट से जिनका है इकोनॉमिक्स का एग्जाम। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप कर सकते हैं अपने इकोनॉमिक्स में 100 ऑन 100 मार्क्स लाने की तैयारी। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातों के बारे में जो आमतौर पर बच्चे या तो इग्नोर कर देते हैं और जिसकी वजह से मार्क्स 100 नहीं आ पाते, 95 प्लस तो आ जाते हैं। तो आज हम उन्हीं चीजों पर फोकस करेंगे और वीडियो के एंड में है आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज। तो बच्चों, अगर आपका टारगेट है 100 ऑन 100 मार्क्स लाना खासकर इकोनॉमिक्स में, तो किन बातों का आपको रखना है ध्यान। सबसे पहले आपको पूरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से धीरे धीरे पढ़ना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी करते हैं। पहला शब्द पढ़ा, दूसरा शब्द पढ़ा और उन्हें लगता है कि ये क्वेश्चन तो वही है जो मैंने कर रखा है और फटाफट से उसका आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। पर कई बार क्वेश्चन बाद में बिल्कुल लास्ट में एक छोटा सा ट्विस्ट कर देता है और उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें, हैबिट डालें कि बिल्कुल धीरे धीरे उंगली रखकर पढ़ना है, ताकि क्वेश्चन पूरा समझ में आए कि वो पूछ क्या रहा है। कोई ट्विस्ट वो कर भी रहा है तो हम उसके लिए अलर्ट रहें, और ये होगा। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है बहुत धीरे धीरे और बिल्कुल उसमें अपने आप को ये बिलीव करके रखना है कि मैं इसका आंसर अब जो भी लिखूंगा वो बिल्कुल सही होगा। लेकिन उसके लिए पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्वेश्चन को धीरे धीरे कामली पूरा पढ़ना है। दूसरी चीज, जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल पता है कि आप बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो, पहले उन्हीं पे फोकस करना है। ये एक बेसिक टिप है, हर कोई बोलता है, लेकिन मैं भी इसीलिए रिपीट कर रहा हूं। कई बार एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो ये बात को भूल जाते हैं। तो पहले जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो, क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करते हो, तो हमेशा उन क्वेश्चंस पर फोकस करना है जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, या जिसमें आपको पता है कि इसका आंसर तो जब मैं लिखूंगा तो पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से बनाकर लिख पाऊंगा। डायग्राम भी, शेड्यूल भी, लैंग्वेज भी, कंक्लूजन भी, या जो भी वो पूछ रहा है मैं सारी चीजें अच्छे से बता पाऊंगा। तो उन क्वेश्चंस पर ही आपको पहले फोकस करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, कि जब आप आंसर्स लिखें खासकर इकोनॉमिक्स में, कोशिश करें नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग के साथ लिखें। अब हैंडराइटिंग होना एक अलग चीज है जो सबकी अपनी अपनी होती है, जो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन नीट एंड क्लीन काम करना वो आपके अपने हाथ में हो सकता है। अगर आपकी हैंडराइटिंग छोटी है तो कोशिश करो थोड़ा सा बड़ा फॉन्ट साइज में लिखो, ताकि एग्जामिनर को इजीली समझ आए कि आप क्या लिख रहे हो। बहुत ज्यादा खिचड़ी नहीं पकाओ, थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ के लिख सकते हो। आप अपने कटिंग को अवॉइड करो, कोशिश करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करने की या अंडरलाइन करने की, करली अंडरलाइन कर दो। तो मतलब आपका आंसर जो है ना वो नीट और क्लीन हो, बहुत ज्यादा कटिंग, ओवरराइटिंग, ये सब चीजें उसमें ना हो। तो अगर आप ये पहले 3 बेसिक चीजों का ध्यान रखोगे तो आप एक कदम तो आगे बढ़ जाओगे। अब हम बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में जो आपको एग्जाम में विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। ये ऐसी बातें हैं जो कई बार बच्चे गलती करते हैं और शायद 1-2 नंबर उस वजह से कट जाएं, पर आपको नहीं कटवाने। एक छोटा सा डेमो है, यहाँ पर मान लेते हैं क्वेश्चन आया एमसीक्यू फॉर्म में, ये। अब आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको ऑब्वियसली क्वेश्चन आता है, आपको उसका ऑप्शन पता है कि उसका ऑप्शन मान लेते हैं ए है। अब आपने ऐसे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 3 और आंसर आपको पता है कमर्शियल बैंक। ये नहीं लिखना। सही तरीका है अपने एमसीक्यू के आंसर को बताने का कि आंसर 3 ए, यानी कि आप ऑप्शन बताओगे कि इन 4 ऑप्शनों में से मैं कौन सा ऑप्शन चुन रहा हूं, ए ऑप्शन चुन रहा हूं। अब कई बार बच्चे खाली ए ऑप्शन लिखकर छोड़ देते हैं, तो उसमें कई बार गड़बड़ हो जाती है। किसी किसी का ए जो है वो डी जैसा दिखता है, तो अब एग्जामिनर सोचेगा बच्चे ने ए लिखा है, डी लिखा है, समझ नहीं आ रहा, वो भी काट देता है। तो ए ऑप्शन लिखा और फिर ए ऑप्शन में क्या है वो मेंशन करा। तो एमसीक्यू के आंसर जब आप करो तो इस बात का ध्यान रखना। अब देखो इसके बाद एक और चीज, अब क्वेश्चन एमसीक्यू के अलावा आते हैं हमारे सब्जेक्टिव। मान लेते हैं एक क्वेश्चन है, डिफाइन जीडीपी डिफ्लेटर एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस। अब कई बार बच्चे जल्दबाजी में आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, आंसर लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, पूरी कहानी लिख दी, पूरी कहानी लिख दी। कहानी गलत नहीं है, ये क्रॉस कहानी का नहीं है। इसमें क्रॉस किस बात का है, 2 बातों का है, बड़े ध्यान से सुनना। आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है डिफाइन जीडीपी डिफ्लेटर, तो ये एक पार्ट है, एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस, तो ये दूसरा पार्ट है। इसका मतलब एक ही क्वेश्चन में वो 2 पार्ट्स आपको दे रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन का सही आंसर करने का तरीका क्या है कि जहां आपको 2 पार्ट्स क्वेश्चन में पूछ रहा है,
तो पहले पैराग्राफ में या कुछ पॉइंट्स में आप पहले पार्ट को आंसर करोगे, जब दूसरे पार्ट पर आओगे, जब आप इंपॉर्टेंस बताने पर आओगे, तो फिर अपना पैराग्राफ चेंज कर दोगे या एक लाइन का गैप छोड़ दोगे। तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन आपकी सही लगेगी एग्जामिनर को। और दूसरी चीज, अलाइनमेंट। आपकी अलाइनमेंट बिल्कुल सही होनी चाहिए, यानी कि पहले शब्द के नीचे अगली लाइन का भी पहला शब्द, अगली लाइन का भी पहला शब्द, इसको अलाइनमेंट बोलते हैं। तो लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट अगर अच्छा से बना होगा तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली नीट एंड क्लीन दिखेगा। अब आता हूं तीसरी वैरायटी के क्वेश्चंस पे, और इस पे तो मुझे लगता है कई बच्चों के मार्क्स कट जाएंगे अगर आपने बारीक बातों का ध्यान नहीं रखा। केस बेस्ड क्वेश्चंस, है ना, केस बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन में जो भी पूछा उसका आंसर गिवन पैराग्राफ में से एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लिया, कि सबसे आसान तरीका है, जल्दी से लिख दिया, मार्क्स भी कटने का कोई डर नहीं लगता बच्चे को, और फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। आपको ये नहीं करना बच्चों। देखो, केस बेस्ड क्वेश्चंस को आपके कोर्स में डालने का पर्पस क्या है, कि बच्चा जो है वो एनालाइज करे चीजों को, और एनालाइज करने के बाद जो भी गिवन सिचुएशन पूछी गई है क्वेश्चन में, उसको वो सही तरह से अपनी भाषा में इंटरप्रेट करके लिखे, ना कि कॉपी पेस्ट करके लिखे। तो उसके लिए क्या करना है, मैंने एक छोटा सा इसके लिए फ्लो चार्ट आपके लिए तैयार करा है। देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चंस पढ़िए कि क्वेश्चंस आपसे क्या पूछ रहा है ना। 2-3 क्वेश्चंस पूछेगा वो केस बेस्ड लगा के, तो पहले क्वेश्चंस पढ़ो कि वो क्या पूछ रहा है ना। क्वेश्चंस पढ़ लिए एक बार दो बार तो आपको पता लग जाएगा कि इस पैराग्राफ में मुझे किस चीज पर फोकस करना है। उसके बाद आप अपने पैराग्राफ को पढ़ो। ऑब्वियसली वो तो एक बार आप रीड करोगे, उसको जल्दबाजी में मत लेना, पढ़ लेना क्या कह रहा है पैराग्राफ, आइडिया लग जाएगा, आपको ब्रीफ मिल जाएगा कि ये बातें इसमें हमसे कह रहा है। देन आप आइडेंटिफाई करोगे कि क्वेश्चंस में पूछी हुई जो बातें हैं वो पैराग्राफ के किस पोर्शन से रिलेट कर रही हैं। ऑब्वियसली ये सेम चीज आप इंग्लिश में भी करते हो, तो आप वहां तक जब पहुंच जाओगे, उसके बाद आपको वो चीजों को असेंबल करना है जो चीजें आप अपने आंसर में लिख सकते हो, क्योंकि इतने बड़े पैराग्राफ में ऑब्वियसली आप सारी चीजें तो नहीं लिखोगे। तो आपको उसमें से वो चीजें कट शॉर्ट करनी है, असेंबल करनी है, जो आपके आंसर को बना पाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉपी पेस्ट नहीं करना। लिखना है लेकिन आपको अपनी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से लिखना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। यह आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही वो कॉपी पेस्ट कर दोगे तो फिर आपका हो सकता है आधा एक नंबर इसी बात का कट जाए कि आंसर की तरह नहीं लग रहा, आंसर लग रहा है कि आपने किसी एक किताब का बस आर्टिकल कॉपी करके पेस्ट कर दिया। वो नहीं होना चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है केस बेस्ड क्वेश्चन में। इसके बाद चौथी टिप, बहुत ही बेसिक टिप है पर फिर भी ध्यान रखनी है, कई बार इसमें भी नंबर कट जाते हैं, 1 नंबर आते हैं, 99 आते हैं, 100 नहीं आ पाते। क्वेश्चन आपसे जब भी पूछता है कि डिस्टिंग्विश करे किसी भी 2 चीजों के बारे में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिस्टिंग्विश करने का मतलब ये है कि आप पैराग्राफिक फॉर्म में आंसर नहीं लिखे। इस तरह से डिस्टिंग्विश करना एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देगा। तो जब भी आपको कुछ डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंस बताना है 2 चीजों के बीच में, तो बिल्कुल आप टैबुलर फॉर्मेट का उपयोग करें, पॉइंट्स में डिफरेंसेस को बताएं, और इनफैक्ट अगर आपको बेसिस याद है, यानी कि बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, तो उसके लिए भी एक लेफ्ट में अलग से मार्जिन कॉलम जरूर बनाएं। तो आपका डिफरेंस जो होगा वो एक टैबुलर फॉर्मेट में नजर आना चाहिए। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ही बेसिक चीज है लेकिन मैं सिखाता हूं उन बच्चों के लिए जो वाकई में पूरे 100 मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। तो जब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो उसका सही आंसर निकाल लेते हैं, पर पॉइंट वो नहीं है। जब भी कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो उसमें 3 बातों का किस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले हैबिट डाल लीजिए कि जो भी गिवन पॉइंट्स हैं, यानी कि ये क्वेश्चन आपने पढ़ा, फॉर एग्जांपल उस क्वेश्चन में आपको पता है जो चीजें गिवन है, सबसे पहले वो गिवन चीजें लिख लीजिए। ठीक है, तो इससे एक थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर, और उल्टा आपके लिए भी फायदा हो जाता है क्योंकि आपको क्वेश्चन की मेन बातें खुद ही यहीं पर दिख जाती हैं। फिर उसके बाद जो भी उसमें फॉर्मूले का एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को लिखना है, यानी कि जो भी फॉर्मूला है वो लिखना है, और उस फॉर्मूले को एक ब्लॉक बना लो। तो एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि बच्चा ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है। ऐसा नहीं कि सीधा आंसर आ गया, भाई आंसर आया कैसे, कौन सा फॉर्मूला लगाया, तो आपने फॉर्मूला लिखा और उसको ब्लॉक बना लिया, स्टेप 2। और फिर उसको ऑब्वियसली वैल्यूज पुट करके जब आप सॉल्व कर दोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। उस फाइनल आंसर को थोड़ा सा नीचे अलग से चमका दो कि भाई देखो 500 करोड़ रुपए जो है वो हमारा वॉटएवर जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो आ रहा है। तो इस तरह से आपका आंसर 3 स्टेप में बहुत सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा, और न्यूमेरिकल में भी आप एग्जामिनर पर अपना एक तरह से इंप्रेशन दे पाओगे। तो अगर फाइनली सम अप करूं
तो क्या बनती है मेन बातें, इन छोटी बातों को ध्यान रखने के साथ साथ कि आप जब एग्जामिनेशन के लिए बैठो तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आप टू द पॉइंट आंसर करना ही सोचो। ये मत सोचो कि मैं बीटिंग अराउंड द बुश यानी कि घुमा फिरा के ज्यादा वर्ड्स लिख दूंगा। इकोनॉमिक्स में बिल्कुल भी उसकी जरूरत नहीं है। जितने भी टॉपर्स की आप शीट उठा के देख लो, इतने सारे टॉपर्स की मैंने शीट का एनालिसिस करा, कोई भी फालतू बकवास नहीं लिखता। जो टू द पॉइंट आंसर लिखता है नंबर उसी को मिलते हैं। दूसरी चीज जो आप ऐड कर सकते हो कि आप जो आंसर लिख रहे हो टू द पॉइंट, उसमें अगर आपको कोई डायग्राम, कोई अच्छा फ्लो चार्ट या कोई भी ऐसी चीज जो आप बना सकते हो, कार्टून प्रेजेंटेशन, जिससे आपके आंसर की वैल्यू बढ़ जाए, वो चीज जरूर इनकॉर्पोरेट करो। अगर आप इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हो, कहीं पर डिफॉरेस्टेशन या नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड कुछ भी लिख रहे हो, एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ लिख रहे हो, इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ लिख रहे हो, तो आप उसमें छोटे छोटे कार्टून बना सकते हो। पेड़ बना दिया, इंडस्ट्री बना दी, एग्रीकल्चर है तो कुछ इस तरह से बना दिया, अगर आप में वो क्रिएटिविटी है। नहीं तो सिंपल फ्लो चार्ट बना दो, जैसे मैं क्लास में समझाने के लिए आपको बनाता हूँ, या डायग्राम बना दो अगर आपको लगता है तो, लेकिन आपके आंसर की वैल्यू बढ़नी चाहिए। और तीसरी चीज, आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलेगा, वो आपको बेस बनाना है। बेस बनाने का मतलब है पैनिक नहीं करना, जल्दबाजी नहीं दिखानी, आराम से पूरे पेपर को एनालाइज करो, समझो कि वो क्वेश्चंस क्या क्या दे रहा है, कौन से क्वेश्चंस चॉइस के हैं जो आप छोड़ सकते हो, कौन से हैं जो अच्छे से आते हैं जिन्हें पहले कर सकते हो। तो 15 मिनट आपकी स्ट्रेटेजी बनाने का टाइम हो गया, आपने प्रिपेयर कर लिया बैटल से पहले अपने आप को, और फिर जब 3 घंटे का टाइम शुरू होगा तो आप ऑन द गो स्टार्ट कर सकते हो। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो आशा करता हूं कि ये वो टिप्स हैं जो आपकी बहुत मदद करेंगी इकोनॉमिक्स में, अगर आपका टारगेट है 100 मार्क्स लाने का। सर, अब लास्ट में जो आपने कहा था कि सरप्राइज भी है, वो क्या है? तो सरप्राइज बहुत छोटा सा है। बेसिकली बहुत से बच्चे जो इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें प्रॉब्लम आती है रीजन एंड असर्शन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, या उन्हें वो चैप्टर वाइज रीजन एंड असर्शन टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए नहीं मिल पाते। तो मैंने आपके लिए कंपाइल करे हैं 500 क्वेश्चंस पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स के, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी दोनों के सारे चैप्टरों के सारे इंपॉर्टेंट रीजन एंड असर्शन टाइप क्वेश्चंस हैं। आपको वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, उनके सॉल्यूशंस भी आपको दे रखे हैं सारे के सारे कि क्या क्या क्वेश्चंस के क्या आंसर्स हैं। वो सारे पीडीएफ्स आपको कहाँ मिलेंगी? आप आरकेजी इंस्टीट्यूट के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए अगर नहीं कर रखा तो। वहां पर आपको स्टडी मटेरियल का टैब मिलेगा, उस स्टडी मटेरियल टैब पर आप क्लिक करना, उसके अंदर आपको फोल्डर ऑलरेडी नजर आ जाएगा जिसमें लिखा होगा RNA क्वेश्चंस या RNA सॉल्यूशंस। तो वहां पे जाके आप ये सारी पीडीएफ्स ले सकते हैं और जरूर उनको प्रैक्टिस करके देखना। आपको भी आइडिया लग जाएगा कि आप किस चैप्टर में कितने अच्छे हो, कितने खराब हो, किसमें अच्छे नंबर ला पाए, किसमें आंसर्स गलत हो गए। और इसके अलावा अगर आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है तो टेलीग्राम चैनल पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। हमारे नाम से ही चैनल है CA पराग गुप्ता। तो आशा करता हूं बच्चों आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो इकोनॉमिक्स में, और मैं आपके साथ पूरी तरह से लगूंगा इकोनॉमिक्स के एग्जाम में। और टारगेट वही है जो हमने पहले भी कहा था, 100 on 100 का। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस। जल्दी आपसे मुलाकात करूंगा।